अहमद, भारत की आलमी तन्हाई और किसी बड़े फोरम पर अदम शमूलियत को आप एक स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन करार देते हैं या वक्ती सियासी दबाव कहा जा सकता है? और क्या यही वजह है कि सालों जिन तालिबान को भारत दहशतगर्द कहता रहा, आज पाकिस्तान के मुकाबले और दुश्मनी में उनको भी सर पर बिठा रहा है? जी देखिए, बात यही है कि भारत ये जो अफगान तालिबान या अफगान रजीम है उसकी तरफ से ये बहुत बड़ा ब्लंडर और मिसकैलकुलेशन थी। हम्म। इनको चाइना भी बुला रहा था, इनको रशिया भी बुला रहा था और डिप्लोमेटिकली ये थोड़ा आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये पैसों के लालच में इन्होंने जिस तरीके से जो ब्लंडर किया है कि ये इंडिया को जाके मिले हैं और इंडिया की इन्होंने एक तरह की, इंडिया भी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार था। इंडिया को भी कोई मुल्क, हर मुल्क इंडिया को कोल्ड शोल्डर दिखा रहा था, क्या चाइना तो क्या रशिया तो क्या अमेरिका तो क्या मिडिल ईस्टर्न जीसीसी कंट्रीज। सो हम्म। उसकी भी डिप्लोमेटिक सीज एक तरह से अफगान तालिबान ने जाके वहां पे तोड़ी, अपने आप को भी उन्होंने जिल्लत का निशाना बनाया। और इंडियंस जो वैसे ही डिक्लाइन का शिकार है, मैंने इस बारे में ट्वीट भी किया था कि असल कसूरवार बीजेपी और आरएसएस से, ये जिसको भी हाथ लगाते हैं वो तबाह हो जाता है। तो हम्म। यही हुआ अफगान तालिबान के साथ भी, ये आइसोलेशन का शिकार पहले ही थे, इनकी लेजिटिमेसी को इनकी गवर्नमेंट की है नहीं। तो ये बहुत डेस्परेट है कि किसी तरीके से इनको डिप्लोमेटिक कवर किसी तरीके का मिले। सारी की सारी इनकी हुकूमत पता नहीं कहाँ कहाँ से कैश की सूरत में पैसे आते हैं इनके पास, तो वहां से वो इनकी हुकूमत चल रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस का ये शिकार है, कल्चरल प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ रही है, इंटरनल टर्मोइल इनका बहुत ज्यादा है। और पूरी दुनिया से ये यहाँ पे दहशतगर्दी, मतलब पूरी दुनिया का ये कंसेंसस है कि अफगान गवर्नमेंट जो है वो दहशतगर्दी करवा रही है खत्ते के हम्म। अंदर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या, और यूरोपियन यूनियन क्या, ये सारे ये बात कर रहे हैं। हम बिल्कुल। चाइना की स्टेटमेंट्स हैं कि हाँ हमारे जी, अंदर वो मास्को में दहशतगर्दी जो भेज हुआ रहे उस हैं, तो पर भी तुम्हारे। उन्होंने कंसर्न शो की है। हम्म। जी, ताजिकिस्तान के साथ अभी रिसेंटली अगस्त के महीने में इनकी बॉर्डर स्कर्मिश हुई है। हम्म। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली 2025 के अंदर ही मुख्तलिफ साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं अमेरिका में इकट्ठी हुई और उन्होंने भी ज्वाइंट स्टेटमेंट जो दिया वो ये दिया कि अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी पूरे खत्ते में फैल रही है। हम्म। बिल्कुल। उज्बेकिस्तान वालों ने स्टेटमेंट्स बाकायदा मौजूद हैं, आप सर्च करें गूगल पे आपको पता चल जाएगा, वो भी इनकी दहशतगर्दी से परेशान है। ईरान ने हम्म। 1.3 मिलियन अफगानियों को निकाला और दीवार बना रहे हैं वो अपने अफगान बॉर्डर के दरमियान में, ये यहां तक बातें हो रही हैं। सो अफगानिस्तान इज बेसिकली एक टेरर हब बन चुका है। हम्म। और उस टेरर हब के जो गैंगलॉर्ड्स हैं वो अफगानिस्तान में इस वक्त अपनी जो हुकूमत बना के बैठे हुए हैं, जिनको अफगान तालिबान कहा जा रहा है। ना हम्म। इनको फॉरेन पॉलिसी का पता है, ना इनको इंटरनेशनल रिलेशंस का पता है, ना इनके पास स्टेटहुड, स्टेट क्राफ्ट या नेशन स्टेट को कायम रखने के तरीकेकार का इनको पता है। एक क्रूड किस्म के रोग लोग हैं जो अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी लिजिटमेसी बहुत तेजी से खो चुके हैं। बिल्कुल। और उसके ऊपर इनका ब्लंडर ये कि चंद पैसों पे ये भारत के साथ, भारत के भारत से साथ है तो चंद आपको पैसे लेके ये एग्जैक्टली तो अहमद, आपको क्या लगता है भारत के कहने पर भारत की शह पर क्या ये दोबारा हमला कर सकता है? क्योंकि वजीर दिफा ने कल ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के हवाले से बड़े वाजे किया है कि वो दोबारा हमला कर सकता है और फिलहाल हर स्टेज पर उनसे ताल्लुकात खत्म है। यू थिंक कि वो अब भारत की शह पे ये दोबारा कर सकता है? जी, जाहिर है भारत इनको पुश करेगा कि ये दोबारा से कोई मिस एडवेंचर करे। भारत ने तो एक एग्जांपल देख ली है ना, उसको तो कोई हम्म। नुकसान नहीं हो रहा, वो थोड़े से पैसे फ्लोट कर देता है और अफगान तालिबान ये अपने बंदे बुंदे भेज देते हैं हम्म। दहशतगर्दी के लिए। और भारत पिछले 20 साल से कर भी यही रहा है, वो हम्म। अफगान तालिबान को और अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान में फितना अल खवारिज और बीएलए को भेजने के लिए। तो इट इज हाईली लाइकली कि वो इसको प्रेशर करेंगे। ये वैसे ही आइसोलेटेड हैं। अब जब हम्म। पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने हमला किया तो थोड़ी बहुत जो इनको चाइना या रशिया की तरफ से ग्रीन सिग्नल्स मिल रहे थे कि हम्म। भाई ठीक है आप आए, और सारा कुछ वो भी खत्म हो गया। मुस्लिम कंट्रीज ने आपको देख लिया, वो वैसे ही इनको जो है वो इनके साथ कोई इतनी ज्यादा खास रिलेशन रखने की कि उनको शौक नहीं है। हम्म। सो इस सारी सिचुएशन में ये वैसे ही डाउनफॉल का शिकार है। हाँ, अब इनका कोई सपोर्ट नहीं है तो जाहिर है इंडिया इन पे मजीद प्रेशर डालेगा, तो ये बाउंड है कि ये उस प्रेशर के साथ कम करें। इनके पास कोई इतनी ज्यादा सपोर्ट डिप्लोमेटिक और मौजूद नहीं है कि इंडिया के सामने खड़े हो सके, तो इट इज हाईली लाइकली कि ये होगा। लेकिन दूसरी तरफ इनको हम्म। ये भी अच्छी खासी तसल्ली होगी कि इस दफा तो इनके तकरीबन 200-250 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं। अगली दफा वो नंबर और वो काउंट कहां तक जाएगा, और हम बॉर्डर एरियाज में ही टारगेट करेंगे या काबुल के अंदर मौजूद दहशतगर्द जहां जहां पे होंगे उनको टारगेट करेंगे अगर ये हम्म। कोई मिस एडवेंचर करते हैं। तो जाहिर है अभी ये खौफजदा भी हैं, इनके लिए एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई। बिल्कुल और सही। इस सिचुएशन में इन्होंने अपने आप को खुद डाला है। डिप्लोमेसी की जो गेम्स होती हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। हम्म। भारत का जो डिक्लाइन की वजह क्या है? भारत के डिक्लाइन की वजह यह है कि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को कनेक्ट कर दिया है अपनी इंटरनल इलेक्टोरल पॉलिसी के साथ।
लिहाजा वो चीजें जो उनको पॉलिटिकल इंटरनल पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं जितवा सकती, वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी वो बातें नहीं करते। और ये प्रॉब्लम होती है हर उस मुल्क की, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी ज्यादातर अनपॉपुलर होती है। आप अगर ये देखें कि आपकी वो चीज, आप सिर्फ वो चीज आप करें फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो आपकी इंटरनल ऑडियंस को खुश करे, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी फिर डिक्लाइन का शिकार हो जाती है। फॉरेन पॉलिसी में अक्सर आपको बहुत सारे ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं जो मुल्क को कौम के लिए ठीक होते हैं लेकिन अनपॉपुलर होते हैं। ये दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस। सो डोनाल्ड, जब आपको याद होगा कि ईरान इसराइल की जंग हो रही थी और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि इवैक्यूएट तेहरान, इसको आप देखा जाए तो इट वाज अ न्यूक्लियर थ्रेट कि तेहरान को खाली कर दो। तो उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और फिर उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो उसके बाद आपने देखा कि सिचुएशन 24 घंटों के अंदर चेंज हो गई, यमन की बातें होना शुरू हो गई, नोबेल पीस प्राइज की डोनाल्ड ट्रंप ने बात की, पीस की बात की, यमन की बात की, और उसके बाद ईरान इसराइल की जंग रुक गई। तो अब आप रिट्रोस्पेक्टिवली सोचें कि एक अवार्ड के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करने से अगर ईरान इसराइल की जंग रुक गई, उस वक्त भी ये अनपॉपुलर था, लेकिन अगर वो जंग रुक गई तो उसका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। और उसी तरह आप देखें अभी जो रशियन प्रेसिडेंट है, हालांकि दुश्मनी है अमेरिका की रशिया के साथ, तो रशियन प्रेसिडेंट ने इवन थोड़े दिन पहले नोबेल पीस प्राइज से रिलेटेड डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बयान दिए। सो अगर कहना पड़ गया, अगर उन्होंने कह दिया या उनको ऐसा लगा कि ये ठीक है, तो आई थिंक कि इसके जो लार्जर जियोपॉलिटिकल आउटकम है उसको देखना चाहिए। हमें लॉजिकली रैशनली सोचना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करने से अगर अमन आता है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो आई थिंक इसमें कोई फेयर इनफ, बुराई नहीं है। बिल्कुल, अगर तो ऐसा है तो फिर तो फेयर इनफ, अगर इससे अमन आता है। yes। बिल्कुल ठीक। अहमद, इस मुआहदे में भी 3 ममालिक अहम तरीन रहे जिन्हें ट्रंप समेत इसराइल और हमास से बहुत संजीदा लिया, जिनमें टर्की, मिस्र और कतर शामिल है। क्या आप समझते हैं कि इन तीनों ममालिक के दरमियान ये सफारती हम आहंगी मुस्तकबिल में एक नया अमन ब्लॉक तश्कील दे सकती है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अमेरिका भी अब इस दुनिया को, जो अमेरिका का भी तरीकेकार है देखने का, वो अमेरिका, जैसे मैंने आपको बताया कि वो निकलना चाह रहा है जंगों से। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन के अंदर से कोई एक स्टेटमेंट इस तरह किया है कि हमें रशिया से खतरा है या ये वो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पे बयान दिया कि जो कीव है, यानी जो यूक्रेनियन कैपिटल है, उसको इन मसाइल के लिए रशिया से रिलेटेड वॉशिंगटन की तरफ देखने की बजाय बर्लिन और ब्रसल्स और जो यूरोपियन कैपिटल्स हैं उनकी तरफ देखना चाहिए, विच इज अ साइन कि अमेरिका अपने आप को इवन यूरोप से भी टू सम एक्सटेंट समेटना चाह रहा है। वो लेकिन उनके गले पड़ चुकी है रशिया यूक्रेन वाली जंग। बिल्कुल। दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट के अंदर भी आप देखें तो अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज जब डिस्टर्ब हो रही हैं, अमेरिका जब इवैक्यूएट करना चाह रहा है सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मिडिल ईस्ट के आहिस्ता आहिस्ता, तो अमेरिका कोई ना कोई ऑर्डर या कोई ना कोई सिस्टम तो यहां पे आएगा। और उस सारे कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का जो सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ, फिर उसके बाद जिस तरीके से कतर के साथ पाकिस्तान का अलायंस है, ईरान के साथ अलायंस है, पाकिस्तान जैसे मीडिएट कर रहा है, तो एक मुस्लिम ब्लॉक जिसको आप कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन के तर्ज के ऊपर एक मुस्लिम यूनिफिकेशन, डिफरेंट कंट्रीज का एक ब्लॉक, तो दैट इज अराउंड द कॉर्नर। और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया अब इसको एक लाइकली आउटकम के तौर पे देख रही है। उसमें कतर भी है, उसमें इजिप्ट भी है, उसमें टर्की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और उसमें पाकिस्तान की पिनकल इंपॉर्टेंस है। ठीक। टोनी ब्लेयर के मुमकिन किरदार पर हमास की मुखालफत को आप फ़लस्तीनी सॉवरेनिटी नैरेटिव के तनाजुर में कैसे देखते हैं? क्योंकि क्या वजह है कि ट्रंप टोनी ब्लेयर पर बज़िद हैं जबकि उनका माजी का किरदार भी ज़्यादा अच्छा नहीं है? देखें, जब इस तरह के पैक्ट्स होते हैं तो उसमें हर किसी को, दोनों पार्टीज को, दोनों फ्रीकैन को कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत करना पड़ता है। और अभी आप इसको हतमी तौर पे टोनी ब्लेयर वाली बात को आप इसको कंफर्मेटरी तौर के ऊपर ना लें, क्योंकि हमास जो है वो निगोशिएट कर रही है, और ये निगोशिएशंस के बाद बहुत हार्ड निगोशिएशंस होती हैं। कुछ आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना फायदा देखते हैं, कुछ आपका जो दुश्मन होता है वो अपना फायदा देखते हैं, और फिर कहीं ना कहीं जाके आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो टोनी ब्लेयर वाली बात जाहिर है वो पुश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो हमास है वो उसको रिजेक्ट करती जा रही है। तो ये निगोशिएशन अभी चल रही है, ये अभी मजीद चलेगी।